ये वीडियो क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए है। तो अगर आप क्लास 9th के विद्यार्थी हैं तो आपके साइंस वाले टेक्स्ट बुक में एक फिजिक्स का चैप्टर आता है और उसका नाम है बल तथा गति के नियम। इसको इंग्लिश में कहते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी चैप्टर का शुभ शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के अंदर अंत तक बने रहेंगे और ध्यान से बिना इधर उधर भटके अच्छे से स्क्रीन पर नजर गड़ा करके आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का काम करेंगे। ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो चैप्टर का नाम है बल तथा गति के नियम। तो जब आप इस चैप्टर का स्टडी करते हैं तो एक व्यक्ति का नाम बार बार सामने आता है और वो है सर आइजक न्यूटन। ठीक है, सर आइजक न्यूटन जो है वो न्यूटन के नाम से फेमस है, ध्यान रखना, न्यूटन के नाम से फेमस है। तो अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं और आप न्यूटन को नहीं जानते हैं तो समझ जाओ कि साइंस के बारे में ही आपको पता नहीं है कुछ। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई साइंस का विद्यार्थी हो, कोई फिजिक्स का विद्यार्थी हो और वो न्यूटन को नहीं जानता हो, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो न्यूटन का जन्म इंग्लैंड में होता है। तो 1643 में उनका जन्म होता है और 1727 में उनका निधन हो जाता है। ठीक है। इनके बारे में एक कहानी फेमस है कि जब ये छोटे बच्चे थे तो एक समय की बात है, ये एक सेब के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे और नींद में अचानक एक सेब टूट करके इनके सिर पे गिर जाता है और इनका नींद टूट जाता है। फिर ये उस सेब को उठाते हैं हाथ में और सोचते हैं कि ये सेब ऊपर से टूट करके नीचे क्यों गिरा, ऊपर ही क्यों नहीं चला गया। ठीक है। और इसी क्वेश्चन से उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होता है और ये जिज्ञासा उनके ऊपर इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि आगे चल करके वो एक बहुत ही बड़े महान वैज्ञानिक बन जाते हैं। ठीक है। तो बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है उनका, आपको पता होना चाहिए इनका कहानी के बारे में। और आगे चल करके 1687 में वो एक किताब लिखते हैं और उनके किताब का नाम है, उनके पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया मैथमेटिका। इसी किताब के अंदर मैथ्स और साइंस के कुछ ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, ऐसे ऐसे सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं जो कि आगे चल करके बहुत ही ज़्यादा क्रांतिकारी साबित होती हैं। ठीक है। तो ये इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन था, क्योंकि इनका नाम बार बार इस चैप्टर के अंदर आने वाला है तो इनसे इंट्रोडक्शन करना हमारे लिए ज़रूरी था। ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर का नाम है बल तथा गति का नियम। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपने इससे पहले गति वाले चैप्टर को पढ़ चुके होंगे, है ना। तो गति वाले चैप्टर के बारे में आप इससे पहले पढ़ चुके होंगे। हम लोग को इसमें बल के बारे में ज़्यादा ध्यान देना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि गति को रेगुलेट करने वाला बल ही होता है। बल के वजह से ही गति कम या ज़्यादा होता है। जैसे मान लो कि एक कार है आपके पास, अगर उस कार को आप जोर से धक्का देते हो तो वो कार तेजी से आगे बढ़ेगा और अगर आप उसको धीरे से धक्का देते हो तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, है कि नहीं है। ठीक है। वही बात यहाँ पे, जैसे मान लो कि आप किसी चीज़ को धक्का देते हैं, मान लो कि एक बॉक्स है, देखो ये है ना, इसको देखो, ये माउस है। अगर इसको हम धीरे से धक्का देंगे तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर इसको हम जोर से धक्का देंगे तो ये जोर से आगे बढ़ेगा, तेजी से आगे बढ़ेगा। तो इसके गति को रेगुलेट कौन कर रहा है? इसके गति को कौन रेगुलेट करने वाला है? इसके गति को रेगुलेट करने वाला बल है। इसलिए हमारा ज़्यादा इम्फेसिस होना चाहिए किसके ऊपर? बल के ऊपर। तो बल के ऊपर हमारा विशेष ध्यान होगा। तो चलो शुरू करते हैं, बल को समझने का काम करते हैं। ठीक है। बल क्या होता है? तो देखो, बल के बारे में इतना बात आप जान लो कि पुश और पुल एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। पुश का मतलब होता है धक्का देना, पुल का मतलब होता है खींचना। यहाँ पर हिंदी में इसका गलत लिखा हुआ है, इसको आप इग्नोर कीजिए। ठीक है। धक्का देने को शुद्ध भाषा में कहते हैं अभिकर्षण और खींचना को कहते हैं अपकर्षण, आकर्षण, है ना, कह सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप किसी चीज़ को धक्का दे रहे हैं या फिर आप उसको खींच रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उसके ऊपर बल लगा रहे हैं। ठीक है। जैसे कि आप इस इमेज को देखिए ज़रा ध्यान से। ठीक है। यहाँ पर एक सरफेस के ऊपर एक एम मास का एक वस्तु रखा हुआ है और ये व्यक्ति उसको धकेल रहा है, उसको इस तरफ धक्का दे रहा है और धक्का देने से क्या होता है कि ये वस्तु सरक करके आगे बढ़ जाता है। ठीक है। तो धक्का देने से ये वस्तु सरक गया, आगे बढ़ गया, इसके अंदर गति आ गया। तो ये क्या किया कि गति आ गया? धक्का देकर ये क्या कर रहा है? बल लगा रहा है। ठीक है ना। तो बल का जन्म इसी से ऐसे ही होता है, धक्का लगा दिया तो इसके अंदर बल आ गया। अब इसको देखो, इसमें क्या हो रहा है कि धक्का नहीं लगा रहा है, इसको खींच रहा है। देखो ये अपने तरफ क्या कर रहा है? खींचने का काम कर रहा है। इसमें ये लेफ्ट साइड में खड़े होकर के राइट साइड में बल लगा रहा था और ये राइट साइड में ही खड़े होकर के राइट साइड में ही बल लगा रहा है। ठीक है। लेकिन क्या कर रहा है? खींच रहा है, ये धक्का दे रहा है।
तो खींचने से भी क्या हो गया, खींचने से भी ये वस्तु सरक करके आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो खींचने से अगर इस वस्तु का गति में परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब कि ये क्या कर रहा है, ये बल लगा रहा है, ठीक है। तो खींचना हो या धक्का देना हो, दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब होता है बल अप्लाई करना, ठीक है ना। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से, तो बल के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर हमको कुल बल यानी कि नेट बल, रिजल्टेंट फोर्स के बारे में कुछ पता करना होगा कि किसी भी वस्तु पर जो टोटल बल काम कर रहा है, जो नेट बल काम कर रहा है, वो बल कितना है ये पता करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ देखो, ये एम मास का एक वस्तु है। अब इसको दो लोग धक्का दे रहे हैं, दो लोग एक ही दिशा में बल लगा रहे हैं, है कि नहीं है। देखो यहाँ पे ये दोनों लोग एक ही तरफ बल लगा रहे हैं, ये भी इस तरफ बल लगा रहा है और ये भी इस तरफ बल लगा रहा है। चलो इसका जो बल है उसको F1 कहते हैं और इसका जो बल है उसको F2 कहते हैं। तो टोटल बल यहाँ पे कितना होगा, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, ठीक है। अगर दोनों लोग एक ही तरफ बल लगा रहे हैं तो ये वस्तु का गति भी किस तरफ होगा, जिस तरफ बल है उसी तरफ गति इसका होने वाला है कि नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि दोनों लोग बल लगाए इस तरफ और गति हो जाए ऊपर की तरफ, ऐसा नहीं होता है इसमें, ठीक है ना। तो जिस तरफ बल काम करता है गति भी वस्तु का उसी तरफ होता है। तो यहाँ पर नेट बल कितना हो जाएगा, तो अगर आपको नेट बल निकालना है तो दोनों का दिशा अगर एक तरफ है तो दोनों बलों को जोड़ देंगे, तो F1 प्लस F2 कर देंगे तो टोटल नेट बल आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों लोग उल्टे साइड में बल लगाएं, अगर एक दूसरे के विपरीत में बल लगाते हैं तो वहां पर नेट बल क्या होता है, वहां पर रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, वो कैसे निकालेंगे हम लोग। देखो जरा ध्यान से, मान लो कि ये जो व्यक्ति बल लगा रहा है ये है 50 न्यूटन, ठीक है। मान लो कि जो ये व्यक्ति है ये 50 न्यूटन का बल लगा रहा है, ठीक है ना, ये 50 न्यूटन का बल लगा रहा है और ये जो व्यक्ति है ये लगा रहा है मान लो कि 30 न्यूटन का, ठीक है। अब देखो, इसमें से एक व्यक्ति जो है कम बल लगा रहा है और एक व्यक्ति ज़्यादा बल लगा रहा है, ठीक है। तो वस्तु किस तरफ जाएगा, जिस तरफ ज़्यादा बल काम कर रहा है वस्तु का गति भी उसी तरफ होने वाला है। तो ज़्यादा बल यानी कि 50 न्यूटन इस तरफ काम कर रहा है ना, राइट साइड में काम कर रहा है ना, तो वस्तु जो है सरक करके राइट साइड में आगे बढ़ेगा, ना कि लेफ्ट साइड में आगे बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन ये जो 30 न्यूटन का बल लगा रहा है ये क्या करेगा, तो ये इसके प्रभाव को कम करेगा, ठीक है। ये इसके बल के प्रभाव को ये कम करना चाहेगा 30 न्यूटन। तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, जब ये कम कर रहा है तो घटाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा बल में से कम बल को हमको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों माइनस करना है, क्योंकि ये इसके प्रभाव को कम करना चाहता है, इसलिए यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस जगह पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा, F1 माइनस F2, ठीक है। मोड लगाने का मतलब क्या है, प्लस में होगा, ठीक है। नेट बल कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। आगे देखो, अब हम लोग बात करते हैं बल की SI यूनिट के बारे में। SI यूनिट बल का क्या होता है, SI मात्रक बल का क्या होता है। तो बल के SI मात्रक को पता करने के लिए आपको सबसे पहले बल के फॉर्मूला पर आना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास है बल का फॉर्मूला F = ma, और ये जो फॉर्मूला है ना ये न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त किया गया है, ठीक है। तो जब हम न्यूटन का दूसरा नियम पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला कैसे आता है वहीं पर हम लोग सीखेंगे। बस अभी ध्यान रखो कि F = ma बल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है और इसी फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग बल के SI मात्रक का पता लगाते हैं, ठीक है। तो F का मतलब होता है बल, फोर्स, M का मतलब होता है द्रव्यमान और A का मतलब होता है एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, ठीक है। जो M होता है वो kg में होता है, द्रव्यमान किस में होता है, kg में होता है, और त्वरण होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, एक्सेलरेशन का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो बल का मात्रक क्या होना चाहिए, जब ये kg है और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो बल का मात्रक होना चाहिए kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। अब देखो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना लंबा बोलने से अच्छा है कि इसको शॉर्टकट में कैपिटल N बोल दो, इजी पड़ेगा, ठीक है। और कैपिटल N को हम लोग कहते हैं न्यूटन। तो ऐसा करने से क्या फ़ायदा हो गया, ऐसा करने से दो फायदा है यहाँ पे, ठीक है। इतना लंबा लिखने से बच जाओगे आप, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलने से अच्छा है कि आप एक बार में न्यूटन बोल के निकल लो यहाँ से, है ना। और न्यूटन बोलने से न्यूटन अंकल को थोड़ा सा इज्जत भी मिल जाएगा, ठीक है। न्यूटन देखो यहाँ पे, ये न्यूटन है, यही है न्यूटन, इनको भी इज्जत देना पड़ेगा ना। जब ये बल के बारे में इतना रिसर्च किए, इतना खोज किए हैं, तो इनका सम्मान देने के लिए हम लोग बल का मात्रक क्या रख दिए हैं, बल का SI मात्रक हम लोग न्यूटन रख दिए हैं, ठीक है।
तो यही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है ना। तो बल का मात्रक न्यूटन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बल का एक और मात्रक होता है, बल का एक और मात्रक होता है, ठीक है। और दूसरा मात्रक है, उसको कहते हैं डाइन। डाइन क्या होता है? ये डाइन है, ध्यान देना, डाइन, वो डायन नहीं है, ठीक है। डायन नहीं है, चुड़ैल वाला डायन नहीं, इसका पैर उल्टा होता है, ये डाइन है। तो डाइन भी किसी वैज्ञानिक का ही नाम होगा, आई थिंक, ठीक है। और डाइन बल का दूसरा मात्रक होता है। 1 न्यूटन में 1 लाख डाइन होता है। तो एक अकेला न्यूटन जो है 1 लाख डायनों को संभाल सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को बस ध्यान रखना कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। 1 न्यूटन में 1 लाख डाइन, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बल को यहाँ पर 2 तरीके से कैटेगराइज किया गया है। एक होता है संतुलित बल और एक होता है असंतुलित बल। संतुलित बल को कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स और असंतुलित बल को कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। अब इसके नाम से ही थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। चलो इसको देखते हैं अच्छे से, फिगर के साथ समझते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझोगे तो साइंस समझना बेहतर होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक सरफेस के ऊपर एम मास का एक वस्तु रखा गया है, एम द्रव्यमान का एक वस्तु रखा गया है और इस वस्तु पर इस तरफ से 10 न्यूटन का बल काम कर रहा है, ठीक है। राइट साइड में 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, देखो राइट साइड में जा रहा है ना, इसलिए राइट साइड में 10 न्यूटन का बल है। और लेफ्ट साइड में भी कितना न्यूटन का बल काम कर रहा है? 10 न्यूटन का ही बल काम कर रहा है। तो दोनों दिशाओं से बराबर मात्रा में बल काम कर रहा है यहाँ पर। तो क्या होगा, जब ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत में काम कर रहे हैं तो क्या ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे ना? आराम से कर देंगे, ठीक है। तो ये बल जो है ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को रद्द कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नेट बल कितना हो जाएगा? 10 - 10 यानी कि 0 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। अब सोचो, जब इस वस्तु के पर नेट बल 0 न्यूटन काम कर रहा है तो क्या इसके गति में कुछ असर होगा? ये बताओ कि अगर इधर से भी 10 न्यूटन है, इधर से भी 10 न्यूटन है, तो ये वस्तु किधर जाएगा? किधर जाएगा? ये राइट जाएगा कि लेफ्ट जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, जहाँ पर है वहीं पर रहने वाला है, ठीक है ना। तो अगर किसी वस्तु के ऊपर नेट बल 0 न्यूटन होता है तो इसका मतलब है कि उसके गति पर प्रभाव शून्य है, गति पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं असंतुलित बल में क्या होता है। तो असंतुलित बल में फिर से हमारे पास एक सरफेस के ऊपर m द्रव्यमान का वस्तु रखा हुआ है और इस तरफ से काम कर रहा है 15 न्यूटन का बल, ठीक है। और दूसरे तरफ से काम कर रहा है 10 न्यूटन का बल। तो ये 10 न्यूटन का जो बल है वो इसके प्रभाव को कम करना चाहेगा, ठीक है। अब ये जो बल है वो इसके बराबर तो है नहीं, तो नष्ट नहीं कर पाएगा, बस कम कर देगा थोड़ा सा। तो कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? घटाते हैं ना। तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? नेट बल यहाँ पे कितना होगा? तो 15 न्यूटन में से 10 न्यूटन घटा दीजिए, आ जाएगा 5 न्यूटन। तो अल्टीमेटली इस वस्तु के ऊपर 5 न्यूटन का बल काम कर ही रहा है। तो इस वस्तु के गति में परिवर्तन तो हो सकता है ना? आराम से हो सकता है। जब इस वस्तु के ऊपर नेट बल काम कर रहा है 5 न्यूटन का, तो इसका गति हो सकता है। अब सोचो इसका गति किस तरफ होगा? तो जिस तरफ ज़्यादा बल काम करे गति भी उसी तरफ होता है, ठीक है। जिस तरफ ज़्यादा बल काम करे गति उसी तरफ होता है। अगर 15 न्यूटन का बल इस तरफ लग रहा है और 10 न्यूटन का बल इस तरफ लग रहा है तो कम कौन सा है? ये कम है, तो इसका कोई असर नहीं होने वाला है। ये ज़्यादा बल काम कर रहा है तो ये वस्तु इस तरफ जाएगा, है ना। 15 न्यूटन जिस तरफ काम करेगा ये एम इसी तरफ खिसक करके जाएगा, इसी तरफ सरक के अपना गति करेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जब नेट बल यहाँ पर 0 नहीं है, कुछ न कुछ है, तो उस पर गति का प्रभाव धनात्मक होता है, ठीक है। यहाँ पर गति पर कुछ न कुछ असर होगा। ऐसा नहीं है कि गति के ऊपर कोई असर नहीं पड़े। गति के ऊपर असर तभी नहीं होगा जब उसके ऊपर नेट बल 0 न्यूटन काम करेगा, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, हमको उम्मीद है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखो अब आते हैं न्यूटन के 3 नियम पर, जिसको हम गति के नियम कहते हैं, ठीक है। तो न्यूटन अपने किताब प्रिंसिपिया मैथमेटिका में 3 नियमों की चर्चा करता है, 3 नियमों की व्याख्या करता है, ठीक है। और वो तीनों नियम इस तरह से हैं। जो पहला नियम है, फर्स्ट लॉ जो है, उसको कहते हैं जड़त्व का नियम, क्योंकि इसमें जड़त्व के बारे में जिक्र होगा, ठीक है। फर्स्ट नियम में जड़त्व के बारे में चर्चा है। सेकेंड नियम में संवेग के बारे में चर्चा है और संवेग के साथ साथ इसी नियम से हमको बल का जो सूत्र है ना वो भी प्राप्त हो जाता है, ठीक है।
तो सेकेंड नियम से बल का सूत्र भी आपको प्राप्त होने वाला है। थर्ड नियम में जो है, जो तीसरा नियम इसका है, उसमें क्रिया और प्रतिक्रिया का चर्चा है। ठीक है, तो एक्शन और रिएक्शन का जो डिस्कशन है वो किस नियम में है, वो तीसरे नियम में है। ठीक है, तो न्यूटन अपने किताब प्रिंसिपिया मैथमेटिका में गति के 3 नियमों की चर्चा करते हैं। ठीक है, और वो तीनों नियम इस तरह से हैं। पहला नियम में जड़त्व का चर्चा है, दूसरे नियम में संवेग का चर्चा है, संवेग के साथ साथ बल का सूत्र भी वहीं से प्राप्त होता है, और तीसरे नियम में क्रिया प्रतिक्रिया का चर्चा है, यानी कि एक्शन और रिएक्शन का चर्चा है। ठीक है, अब तीनों नियमों को आज के आज तो हम लोग नहीं समझ सकते हैं, तो कम से कम पहले नियम को समझ जाते हैं आज। तो देखो, पहला नियम है, उसको हम कहते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम क्या है, इसको समझने से पहले आपको पहले समझना पड़ेगा जड़त्व के बारे में। पहले जड़त्व को जानो, तब इसके नियम को जानना है ना। जड़त्व को कहते हैं इनर्शिया, तो इसको हम कहेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जड़त्व का नियम। जड़त्व क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, तो देखो इनर्शिया के बारे में इतना ध्यान रखना कि इनर्शिया जो है ना, पदार्थ का वह गुण जो अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है, अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, स्थिति परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि अगर ये वस्तु विराम में है तो वो विराम में ही रहना चाहता है, और अगर वो वस्तु गति में है तो गति में ही रहना चाहता है। ठीक है, अगर कोई चीज़ रुका हुआ है, ठीक है, जैसे कि मान लो कि ये माउस ऐसे रुका हुआ है, तो ये हमेशा रुका ही रहना चाहता है। अगर ये चलेगा तो चलते रहना चाहता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, इसी गुण को बोलते हैं हम जड़त्व। ठीक है ना, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। जैसे कि इस चित्र को ध्यान से समझने का काम करना। देखो, यहाँ पर एक ऊंचाई पर एक वस्तु रखा गया है। ठीक है, और ये वस्तु है, इसका कुछ न कुछ वजन है, और इसका वजन कितना है, m। तो m द्रव्यमान का एक वस्तु रखा गया है ऊंचाई के ऊपर। अब बताओ, ये अपने मन से नीचे आएगा क्या, ये अपने मन से हिल करके नीचे लुढ़केगा क्या, नहीं, अपने मन से नहीं जाने वाला है ये। जब तक से इसको कोई धकेलेगा नहीं, मान लो कि ये आदमी यहाँ पे खड़ा है, तो जब तक से ये इसको धकेलेगा नहीं, बल नहीं लगाएगा, तब तक से ये अपने से नीचे नहीं उतरने वाला है। ठीक है ना, जब ये अपने से नीचे उतरना शुरू कर देगा तो हमेशा चाहे कि ये जीवन भर नीचे लुढ़कता रहे, जीवन भर नीचे की तरफ गति करता रहे, ये अपने से रुकना नहीं चाहेगा कभी भी। लेकिन जब इसके बीच में रुकावट आ जाएगा तो एक बल काम करेगा वहाँ पे, और उस बल के चलते क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा अल्टीमेटली। ठीक है ना, तो इसी चीज को बोलते हैं जड़त्व। तो अगर वस्तु रुका हुआ है, विराम में है, तो वो विराम में ही रहना चाहता है, गति में है तो गति में ही रहना चाहता है, और इसी गुण को क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। जड़त्व जो है वो द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा है तो समझ जाओ कि उसके अंदर जड़त्व भी ज़्यादा है। अगर द्रव्यमान कम है तो जड़त्व भी क्या है, कम है। एग्जाम्पल से देखो, जैसे मान लो कि ये फुटबॉल है, और इसी आकार का एक 25 किलोग्राम का एक पत्थर है, 25 kg का। ठीक है, अब बताओ, इसको किक मार करके उड़ाना, ठीक है, इसको किक मार करके दूर भगाना आसान है, और इसको किक मार करके दूर भगाना बहुत मुश्किल है कि नहीं है। मान लो कि एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा इसको किक मार कर भगा सकता है, लेकिन अगर वही छोटा बच्चा इसको किक मारेगा तो क्या होगा, वो दिन भर रोएगा, फिर तकलीफ हो जाएगा उसको, है ना, उसको लेकर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा अगर जोर से किक मार दिया तो इसको। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जितना आसान इसको गति में लाना है, जितना आसान आप, जितनी आसानी से आप इसको गति में ला सकते हैं, क्या उतनी आसानी से इसको गति में ला सकते हैं, क्या नहीं ला सकते हैं। इसको हिलाने के लिए आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। ज़्यादा बल लगा रहे, इसका मतलब कि इसके अंदर जड़त्व क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ये वो वजन इसमें है ना, सॉलिड है पूरा, ये खोखला है, अंदर से हवा भरा हुआ, इसमें हल्का है ये थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको आप आराम से हिला सकते हैं, आराम से इसको गति में ला सकते हैं, लेकिन इसको गति में आराम से नहीं ला सकते हैं। ठीक है, अब सोचो कि अगर मान लो कि फुटबॉल है जो कि आपके तरफ तेजी से आ रहा है दौड़ता हुआ, ठीक है, तो आप उसको आराम से रोक सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर उतने ही तेजी से आपके तरफ पत्थर आ रहा है 25 किलोग्राम का, तो उसको रोकोगे तो रोकने में उतना ही कठिनाई होने वाला है। ठीक है, हो सकता है कि आपको चोट लग जाए, रोना पड़ जाए, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये घोड़ा है, यहाँ पे घोड़ा है और एक हाथी है। ठीक है, मान लो कि दोनों बैठे हुए हैं, हालांकि घोड़ा बैठता नहीं है, ठीक ना, घोड़ा सोता भी तो खड़े खड़े सोता है, चलो बैठने को छोड़ते हैं। हाथी जो है यहाँ पे, हाथी और घोड़ा, ठीक है, अगर रेस लगाने की बात है, ठीक है ना, मान लो कि दोनों का रेस हो रहा है, आप हवा में फायर करते हैं, गोली चलाते हैं ढाए से, है ना, तो घोड़ा जो है जल्दी से गति में आ जाएगा, तुरंत दौड़ना शुरू कर देगा। लेकिन ये जो है बेचारा पहले सोचेगा कि हमको दौड़ना है, आराम आराम से दौड़ेगा, है ना। ठीक है, तो क्यों ऐसा हो रहा है, इसके अंदर वजन ज़्यादा है, इसके अंदर जड़त्व भी ज़्यादा है। ये नहीं चाहता है अपनी स्थिति में परिवर्तन करना, ये नहीं चाहता है कि हम
रुके हुए हैं तो चलना शुरू करते हैं, लेकिन ये चाहता है ये आराम से शुरू कर देगा चलना, है ना, क्योंकि इसके अंदर जड़त्व कम है। तो जिसका वजन कम होता है उसमें जड़त्व भी कम है, जिसका वजन ज़्यादा है उसका जड़त्व भी क्या है, ज़्यादा है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से, उम्मीद है, ठीक ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं गति का प्रथम नियम। तो गति का पहला नियम क्या कहता है, तो इसका पहला नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहना चाहती है, और गति में है तो वह नियत चाल से गति में ही रहना चाहती है। अब नियत चाल से कहने का मतलब क्या है, नियत चाल का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड, मतलब अपना स्पीड न तो बदलना, न तो बढ़ाएगा न तो घटाएगा, ठीक है। अब अगर कोई वस्तु अपना स्पीड बढ़ाना या घटाना चाहेगा तो उसके लिए बल चाहिए होगा ना, वो बल यहाँ पे है ही नहीं, तो सोचो वो अपना स्पीड कैसे बढ़ा लेगा या फिर कैसे घटा लेगा। उसके पास बल होगा तभी तो वो अपना स्पीड बढ़ा चाहे घटा सकता है ना, ठीक है। इसलिए नियत चाल से गति में रहेगा, है ना, जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे। अब असंतुलित बल को ही क्यों यहाँ पे काम करना है, संतुलित बल को क्यों नहीं करना है, तो देखो ध्यान रखना, संतुलित बल में नेट बल कितना होता है, जीरो होता है ना। जहाँ पर नेट बल जीरो है वहाँ पे गति पर कोई प्रभाव ही नहीं है। तो जिस बल का गति के ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं है उस बल को यहाँ पर क्यों काम करना है, नहीं करेगा वो, है ना। असंतुलित बल को ही यहाँ पर आना पड़ेगा। तो जब तक किसी वस्तु के ऊपर बाह्य असंतुलित बल काम नहीं करता है तब तक से आप उसके जड़त्व में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसलिए बिना हेसिटेशंस के आप यहाँ पे एक बात कर सकते हैं कि बिना बाह्य असंतुलित बल के वस्तु के जड़त्व में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो एक कार लगा हुआ है, इसका स्पीड जीरो है, मतलब ये रुका हुआ है। जब तक इसको धकेलोगे नहीं, जब तक से इंजन स्टार्ट करके उसके ऊपर बल नहीं लगाओगे, एक्सेलरेटर नहीं दबाओगे, तब तक से गति में नहीं आने वाला है, तब तक से ये नहीं चलेगा, है ना, नहीं चलने वाला है ये। लेकिन अगर मान लो कि एक गति में है, देखो कार चल रहा है, तो जब तक से इसको जबरदस्ती बल लगा करके रोकोगे नहीं तब तक से ये काम नहीं करने नहीं तब तक से ये रुकने वाला नहीं है। जैसे मान लो कि इसके आगे हम इतना मोटा दीवार खड़ा कर दिए हैं तो हो सकता है कि ये दीवार से टकरा करके रुक जाए, है ना, टूट फूट सकता है। या फिर आप इसके ब्रेक के ऊपर पैर से बल लगाओ, तो बल लगाओगे तो क्या होगा, बल लगाने से ये रुक जाएगा। तो जब तक से बल नहीं लगाओगे तो क्या उसके स्थिति में आप कोई परिवर्तन कर लोगे, नहीं कर सकते हैं, है ना। तो किसी भी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन करना है तो उसके लिए असंतुलित बल को वहाँ पे आना पड़ेगा। यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, इस फिगर से भी समझ लो। इसके अगर इतनी ऊंचाई पर यह वस्तु रखा हुआ है, पत्थर रखा हुआ है, तो जब तक से ये आदमी इसको धकेलेगा नहीं तब तक से ये नीचे नहीं उतरने वाले अपने मन से। लेकिन अगर मान लो कि नीचे उतर रहा है, अगर लुढ़कना शुरू कर दिया तो ये कब तक नीचे लुढ़केगा, जब तक से इसके बीच में कोई रुकावट नहीं आए तब तक से ये हमेशा चाहे कि जितना हो सके उतना नीचे जाए, है ना। गिरने का कोई लिमिट नहीं होता है। तो जब तक इसको गिरने का जगह मिलते रहेगा, जब तक से इसको नीचे जाने का जगह मिलेगा, नीचे जाता रहेगा हमेशा। लेकिन अगर बीच में रुकावट आ जाए तो यहाँ पर एक बल काम करेगा और इसके चलते ये रुक जाएगा, है ना। तो यही बात जो है प्रथम नियम के माध्यम से न्यूटन आपको समझाना चाहते थे अपने किताब में प्रिंसिपिया मैथमेटिका में, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब दूसरा नियम इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा लंबा भी है, क्योंकि उसमें हम लोग बल का जो सूत्र है उसको प्राप्त करते हैं ना। तीसरा नियम थोड़ा सा आसान है और उसमें हम लोग संवेग के संरक्षण का नियम भी उसी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग किसी और वीडियो में समझेंगे। न्यूटन का दूसरा नियम और तीसरा नियम को हम लोग किसी और वीडियो के अंदर समझेंगे, और इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और समझ में नहीं आया है तो शुरू से एक बार और वीडियो देख लो, क्या दिक्कत है, इसमें कोई नुकसान थोड़ी ना है, उल्टा आपके लिए अच्छा है। आपको हो सकता है कि जो चीज़ आप समझ चुके हैं उसको और बेहतर तरीके से समझ जाए, और ऐसा समझ जाए कि कभी भूल ना पाए, ठीक है ना। तो अगर मौका है तो दोबारा देख लो इसको, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, कमेंट कर दो कैसा लगा, और बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय।